हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं फ्रिक्शन क्या क्या है। टॉपिक है फ्रिक्शन। बेसिकली फ्रिक्शन आपने पहले भी 9th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा है। तो फ्रिक्शन क्या चीज होती है। फ्रिक्शन बेसिकली एक फोर्स है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट एक्ट्स between two surfaces in contact। ठीक है, जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं और वो सरफेसेस रफ होते हैं तो रफ सरफेसेस हम एक तरह से बात कर सकते हैं। between two rough surfaces in contact, friction is a force that acts between two rough surfaces in contact। जब भी रफ होंगे सरफेस तो फ्रिक्शन कैन अपीयर। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है, फ्रिक्शन जो है दिस इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये बहुत बढ़िया बात है, इसको हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे थ्रू एग्जांपल्स कि कैसे है। ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, अपने आप से ये एडजस्ट होती है। तो friction always acts parallel to surface in contact। friction always acts parallel to surface in contact। जो भी कांटेक्ट सरफेस है हमेशा उनके पैरेलल फ्रिक्शन एक्ट करता है। फ्रिक्शन ऑल्सो एक्ट्स या फ्रिक्शन ऑलवेज causes relative motion between bodies। बॉडीज के बीच में जो भी रिलेटिव मोशन है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप अपने हाथ जो है आपस में रगड़ते हैं, इफ यू ट्राई टू रब योर हैंड अगेंस्ट ईच अदर, अगर हाथ को रब करते हो तो एक हाथ से दूसरे हाथ पे फ्रिक्शन एक्ट करता है और हमेशा वो ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन लगता है। मतलब अगर एक हैंड आगे की तरफ जा रहा है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, जो हैंड पीछे की तरफ जा रहा है उस पर फ्रिक्शन आगे लगेगा। तो फ्रिक्शन की खास बात है, एक तो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर है, दूसरा ऑपोजिट लगता है। यहाँ हम देखते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। फ्रिक्शन के कितने टाइप होते हैं, ये आपने जैसे पहले नहीं पढ़ी तो ये फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हैं इसको। फ्रिक्शन क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। सबसे पहला जो है दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। थर्ड वन इज स्टैटिक लिमिटिंग, और तीसरा है काइनेटिक। लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड थर्ड इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन से स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कब आता है। स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए हम ऐसे लिखते हैं, इट इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स acting on the body।
is always equal to external force acting on the body. किसी बॉडी पे जो भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है, आप उसको फ्रिक्शन से बैलेंस करेंगे तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स मिल जाएगी हमेशा. Always act opposite to tendency of slipping. Friction always act opposite to tendency of slipping. मतलब अगर बॉडी की टेंडेंसी है कहीं स्लिप होने की तो फ्रिक्शन उसके हमेशा ऑपोजिट एक्ट करेगा. रिमेंबर हाउ टू फाइंड स्टैटिक फ्रिक्शन, एक्सटर्नल फोर्स से बैलेंस करके. ऑलवेज रिमेंबर दिस. देन कम्स लिमिटिंग फ्रिक्शन. व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? ये क्या है? ये मैक्सिमम फोर्स है जो किसी भी बॉडी पे एक्ट कर सकती है. इट इज मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स which can act on the body. तो मैथमेटिकली इसको कैसे फाइंड करते हैं वो आगे देखते हैं. इसको फाइंड करने के लिए ऐसे हम लिखते हैं F फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम इज म्यू एस एन. ठीक है. व्हाट इज म्यू एस? म्यू एस क्या है? म्यू एस है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. What is n? N is equal to normal reaction between two surfaces over which friction is acting. जिस पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है. नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस ऑन विच फ्रिक्शन इज एक्टिंग. तो ये हम मैक्सिमम फ्रिक्शन इस तरीके से निकाल सकते हैं म्यू एस एन के थ्रू. फिर है बात अगेन डायरेक्शन की. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट opposite to tendency of slipping. जिधर स्लिप होने की टेंडेंसी है उसके ऑपोजिट, हमेशा उसके ऑपोजिट एक्ट करता है. टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग के ऑपोजिट एक्ट करता है. ठीक है. थर्ड है काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट करता है? काइनेटिक फ्रिक्शन आता कब है? काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल तब आता है जब बॉडी मूव कर रही होती है. It acts when body is moving, is in motion. जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही तब तक ये नहीं आएगा. It acts opposite to motion of body. जिधर बॉडी जा रही है उसके ऑपोजिट एक्ट करता है. ठीक है. और अगेन वही एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के एन. एन तो सेम ही है ऊपर वाला. म्यू के क्या है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. जो हमने वहां पे म्यू एस को लिखा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है. और म्यू एस हमेशा म्यू के से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा. कोफिशिएंट है ये होगा हमेशा. ठीक है जी. चेक कर लीजिए और बताइए अगर इसमें कोई डाउट है तो. फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो दो रफ सरफेसेस के बीच में
लगती है अगर वो कांटेक्ट में आते हैं। फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ये हम अभी समझेंगे। व्हाट इज सेल्फ एडजस्टिंग? सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या है? फ्रिक्शन हमेशा पैरेलल लगेगा सरफेस इन कांटेक्ट पे। ये हमेशा रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट लगता है। बॉडीज जब भी मूव करती हैं जिधर भी उनके ऑपोजिट लगता है। तो 3 टाइप के फ्रिक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे है? एक्सटर्नल फोर्स से बैलेंस करके मिलता है हमेशा, और ऑपोजिट लगता है हमेशा टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग के। लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है जो किसी भी बॉडी पे एक्ट कर सकती है। उसका फॉर्मूला है F maximum is equal to mu s, and mu s है coefficient of static friction and a normal direction between the two contact surfaces on which friction is acting. Further, limiting friction is also acting always opposite to tendency of slipping. Then comes kinetic friction. ये तब आएगा जब बॉडी एक्चुअली मोशन में है, ना तो स्टैटिक मोशन में है बॉडी, ना लिमिटिंग में मोशन में थी। काइनेटिक में वो एक्चुअली मूव कर रही है रिलेटिव टू ग्राउंड, तो relative to the surface over which it is placed. तो it acts when body is in motion, kinetic friction तब लगता है, और it acts opposite to motion of body. Motion of body जहाँ उसके opposite लगता है। तो frictional force kinetic mu k n, mu k ये हो जाएगा coefficient of kinetic friction, और mu s greater than equal to mu k होता है। ठीक है, अब एक इसमें हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ बिटवीन applied force and friction. Graph between friction versus applied force. तो ये आया फ्रिक्शन, ये आया अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। तो इसमें हम ऐसे दिखाते हैं इसको, ठीक है, इस तरह से ये शो कर सकते हैं हम इसको। ये फ्रिक्शन है, ये अप्लाइड फोर्स है, एंगल 45 है। इसका मतलब जब तक ये फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं आ जाता तब तक अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन बराबर रहते हैं। आफ्टर दैट ये जो है दिस इज एफ के काइनेटिक। मैक्सिमम फ्रिक्शन है लिमिटिंग वाला जो हमने पीछे पढ़ा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ मैक्सिमम, और उसके बाद ये हल्का सा नीचे आता है और सीधा हो जाता है फिर एफ के। इसका मतलब है कि फ्रिक्शन जो है अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा जब तक वो मैक्सिमम नहीं हो जाता। अगर उसके बाद भी अप्लाइड फोर्स और बढ़ती है तो बॉडी मोशन में आ जाती है, और तब फ्रिक्शन थोड़ा सा घट जाता है जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है। क्योंकि हमें पता है एफ के जो है वो एफ मैक्सिमम जो भी है उससे कम होगा, या एफ एस, दिस इज एफ मैक्सिमम इज बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये होगा 45 डिग्री के एंगल पे है। चेक कर लीजिए आप, यहाँ तक आपको ये क्लियर होना चाहिए। पीछे का देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, 3 फ्रिक्शन। आइए अब इनको थोड़ा हम कॉन्सेप्ट्स के थ्रू और बेटर करते हैं। देखिए कोई बात नहीं, मैं
क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये क्लियर करता हूँ। देयर इज ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is placed on rough ground having coefficient of friction। जब एक ही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया होता है तो वही दोनों होते हैं, म्यू एस और म्यू के दोनों वही होते हैं। म्यू इज इक्वल टू 0.1। फाइंड फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट। अब आप जी यूज कर सकते हैं इन केस अगर रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है जी, ये है 0 न्यूटन, 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, नन। ये कुछ इस टाइप से है। टेन के जी ये ग्राउंड पे पड़ा है। ठीक है, अब आप बताएंगे क्या फ्रिक्शन इस पे एक्ट कर रही है। चेक कीजिए बेटा, सब लोग ट्राई कीजिए, देखिए क्या है। बताइए, चैट के थ्रू बताइए क्या आंसर आप इस पे कर सकते हैं, क्या आंसर आना चाहिए इसमें। ट्राई कीजिए, बताइए। ट्राई कीजिए, किसी ने नहीं दिया आंसर भी, इतनी बड़ी चीज तो है नहीं। खैर चलो, 10 kg जो है उस पे तो देख लेते हैं एक बार इसमें। एक तो पहली बात, हम इसमें ऊपर की तरफ लगाएंगे एक फोर्स, एक लगाएंगे यहाँ से नीचे की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है बताइए। ऊपर की तरफ क्या लगेगा, इट इज नॉर्मल रिएक्शन, ये सरफेस पे पड़ा है। नीचे की तरफ क्या लगेगा, 10 g, मास इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, तो अभी हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लगेगी, फ्रिक्शन, वो ऐसे अपने आप से कैसे लग जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल में देयर इज नो फोर्स विच इज एक्टिंग। एन की वैल्यू तो हो गई 10 g, मास इंटू जी, वेट आएगा ना नीचे, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एन तो ये आ गया। नो हॉरिजॉन्टल फोर्स इज एक्टिंग, तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी एक्चुअली जीरो। नो हॉरिजॉन्टल फोर्स इज एक्टिंग, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, therefore friction is zero, frictional force is zero। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसी के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इन क्वेश्चन नंबर 1, इफ external force, horizontal force of 1 Newton acts on the block, then frictional forces same options, ठीक है। अब इसके अंदर ये देखिए,
तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई अब सारी। ये 10 kg है, यहाँ पे हम 1 न्यूटन फोर्स इस पे एक्ट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली। अब बताइए क्या इसमें आंसर बनता है। इसमें क्या आंसर आएगा देखिए। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है बट उसका कोई रोल नहीं है। उसका रोल तो तब आएगा जब कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट करती है, जैसे यहाँ करती है ना। मान लीजिए आप अपने घर पे ही देखिए, कोई चीज अगर सीधी पड़ी हुई है ग्राउंड के ऊपर, क्या उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है? आप सीधे खड़े होते हो ग्राउंड पे, आपके ऊपर फ्रिक्शन एक्ट करता है? कोई चीज अगर सीधी खड़ी है और अगर उस पर वर्टिकल फोर्सेज एक्ट कर रही है, हॉरिजॉन्टल एक्ट नहीं कर रही कोई फोर्स, तो फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में ये हमारे पास फोर्स लगी हुई है। तो इसके लिए ये 10 kg था, ये 1 न्यूटन है। ठीक है ना। अभी मैं इसमें ऊपर एक फोर्स और लगाऊंगा जो कि नॉर्मल डायरेक्शन है, और एक लगाऊंगा मैं नीचे फोर्स जो वेट है। ठीक है ना। ये तो हमें ध्यान देनी है। दिस इज नॉर्मल डायरेक्शन, दिस इज 10 g, जो पिछले वाले में भी लगती है। साथ में इसमें एक फोर्स और है, बिकॉज ऑफ 1 न्यूटन इधर लग रहा है, तो ये पीछे एक फ्रिक्शन आएगा, वो लगेगा। इन दिस केस बैलेंस करना है, 1 न्यूटन फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन एक्टिंग इज ऑफ 1 न्यूटन, force is equal to 1 न्यूटन एक्टिंग बैकवर्ड्स। ठीक है, तो वापस आते हैं, यहाँ देखते हैं कौन सा फ्रिक्शन था ये वाला। तीनों में से आप बता सकते हैं, ये था, ये था या ये था? बताइए जरा एक बार, कौन सा फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट कर रहा है? कौन सा फ्रिक्शन है? सेकंड क्वेश्चन में जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है, वो कौन सा फ्रिक्शन है? ओके, सर ये स्टैटिक है। हैं? ठीक है, तो अभी इसमें फ्रिक्शन बैकवर्ड एक्ट कर रहा है, और क्योंकि आपने देखा हमने बैलेंस से निकाला, तो दिस इज ए स्टैटिक फ्रिक्शन व्हिच इज एक्टिंग, दिस इज स्टैटिक। अब स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए हमें खास चीज देखते हैं, क्योंकि मैंने लिखा था सेल्फ एडजस्टिंग नेचर है। सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का क्या मतलब है? सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का क्या मतलब है कि ऑन इंक्रीजिंग फोर्स दिस 1 न्यूटन, अगर मैं इसको यहाँ लिखते हैं, ऑन इंक्रीजिंग एक्सटर्नल फोर्स टू 2 न्यूटन, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको 2 न्यूटन कर देता, तो क्या होता? तो अगर 2 न्यूटन फोर्स होती, देयरफॉर फ्रिक्शन जो है वो बैलेंस हो जाता, फिर से फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू 2 न्यूटन हो जाती। तो ये बढ़ता जाता,
तो ये तब तक बढ़ता जाता है जब तक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं जो एक्सटर्नल फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ सिस्टम के ऊपर 10 kg के ऊपर जो भी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मैं वो फोर्स अगर बढ़ाता जाऊंगा, दिस इज 2 न्यूटन, तो फ्रिक्शन 2 न्यूटन आ जाएगा। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा और इसको बढ़ा के मैं 5 न्यूटन करूंगा तो फ्रिक्शन 5 न्यूटन आएगा। मैं इसको बढ़ाऊंगा, मैं इसको 8 न्यूटन करूंगा तो फ्रिक्शन 8 न्यूटन आएगा। ठीक है, अब मैं इसको अगर बढ़ाता हूँ और 10 न्यूटन कर देता हूँ तो फ्रिक्शन 10 न्यूटन हो जाएगा। तो भी क्या ये अनलिमिटेड बढ़ता रहेगा क्या? नहीं, उसके लिए मेरे को लिमिटिंग फ्रिक्शन पता करना है, मैक्सिमम। ठीक है, तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। अब इसके लिए हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन प्लान करते हैं, वो देखते हैं। तो ये जो स्टैटिक का केस था, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है जितना आप अप्लाइड फोर्स रखेंगे उतनी ही वैल्यू इधर फ्रिक्शन की आती जाएगी, सेम आएगी बिल्कुल जितनी आप स्टैटिक वैल्यू रखेंगे। काइनेटिक जब होगी जब बॉडी मूव कर रही होगी, ये देखो काइनेटिक तब होगी जब बॉडी मूव करेगी, मोशन। ठीक है, स्टैटिक तब होगी जब सब बैलेंस हो जाएगा, लिमिटिंग मैक्सिमम के लिए है। काइनेटिक तब है जब बॉडी मूव करेगी। अभी मूव तो कराएंगे हमने बॉडी। ठीक है, अभी तो रुकी हुई है, रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पे आते हैं हम क्वेश्चन पे। इन क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स which can act horizontally so that body remains at rest. ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन के अंदर कर रहे हैं। यही फर्स्ट क्वेश्चन था, इससे पहले में कोई फोर्स नहीं अप्लाई की गई थी एक्सटर्नल, इसमें मैंने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दी। थर्ड केस में मैंने पूछा है मैक्सिमम कितनी अप्लाई कर सकते हैं कि बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। इसके लिए हम ऐसे इसको देखेंगे, फिर से इसके ऑप्शन सारे वही हैं, 0 न्यूटन, 1 न्यूटन, 10 न्यूटन और डी है नन। ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ यहाँ पे, सो दैट कितनी मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि बॉडी रेस्ट पे रहे। तो आइए इसको देखते हैं हम कैसे इसको हमने करना है। सॉल्यूशन में हम इसको अप्लाई करते हैं। ये है एफ मैक्सिमम। इसके बाद हम यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन भी लगाएंगे, 10 G भी लगाएंगे, पीछे लगाएंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है वो, इसको एफ को मैक्सिमम करना है तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम लगेगा। देयरफॉर एफ मैक्सिमम विल बी इक्वल टू एफ मैक्सिमम। एफ मैक्सिमम की वैल्यू है म्यू एस एन। म्यू एस म्यू के एक ही बात है जो दे रखी है यहाँ पे, एन इंटू नॉर्मल डायरेक्शन, इसके बराबर है वेट के 10 इंटू जी। तो ये वैल्यू आ जाती है, जी की वैल्यू 10 डालेंगे 10 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाती है। अब इसको कैसे अंडरस्टैंड करना था इस केस को, कि बेसिकली
जब बॉडी देखिए रेस्ट पे थी और कोई फोर्स हॉरिजॉन्टली एक्ट नहीं कर रही थी, तो फ्रिक्शन क्या था? 0, क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल एक्ट ही नहीं कर रहा कुछ भी। फिर हम आगे बढ़े, हमने उसमें एक 1 न्यूटन फोर्स लगाई, तो फ्रिक्शन ने अपने आप को एडजस्ट किया, 0 से 1 पे आ गया। आपने फ्रिक्शन 1 कर दिया, ठीक है। इस केस में आपने 1 न्यूटन को 2 न्यूटन किया, तो फ्रिक्शन ने अपने आप को फिर से एडजस्ट किया, 2 न्यूटन रहा, फिर बॉडी रेस्ट पे गिरी। तो कई बार ऐसा नहीं होता, एक बॉडी को आप धक्का लगा रहे हो, वो मूव ही नहीं करती, और 2 लोग भी मिलकर लगाते हैं तब भी मूव नहीं करती, 3 लोग लगा रहे हैं तब भी मूव नहीं कर रही, 5 लोग लगाते हैं तब भी मूव नहीं करती, बट छठा जैसे ही लगाता है तो मूव करती है। बेसिकली आप फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, फ्रिक्शन बढ़ती जा रही है। फ्रिक्शन तब तक बढ़ती रहेगी जब तक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ जाती, और आप एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे हो वो भी तब तक आप बढ़ा सकते हो। बेसिकली 8 न्यूटन तक फ्रिक्शन 8 न्यूटन थी, तो 10 किया तो 10 आ गई फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू थी 10। जैसे ही मैं इससे ज्यादा बढ़ाऊंगा, बॉडी विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स राइट एंड विल बी एक्सेलरेटिंग। ये देख लीजिए, ठीक है। स्टैटिक ऑलवेज बैलेंस, लिमिटिंग थ्रू द फॉर्मूला, काइनेटिक आल्सो थ्रू द फॉर्मूला, बट ये तब होगा जब बॉडी मोशन में होगी। और कहीं अगर म्यू ना दे रखा हो, म्यू एस म्यू के अलग अलग, तो एक ही वैल्यू जो है वो दोनों के लिए चलेगी, ठीक है। ये क्लियर होनी चाहिए। फ्रिक्शन क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, पैरेलल लगेगा और रिलेटिव मोशन में ऑपोजिट लगेगा बॉडीज के। देन दीज आर द टाइप ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन बैलेंस करके मिलेगा, हमेशा ऑपोजिट लगेगा। लिमिटिंग का फॉर्मूला है, वो मैक्सिमम से मिलेगा। और ऐसे ही काइनेटिक जो है वो मोशन, जब बॉडी मोशन में होगी तब मिलेगा, और उसका फॉर्मूला है म्यू के एन। लिमिटिंग का है म्यू एस एन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो अभी ये 1 न्यूटन है, तो उसके हिसाब से बढ़ के 10 न्यूटन तक आ सकता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, बताइए कि बॉडी जो दे रखी है आपको, उसमें मैक्सिमम कितनी फोर्स लगाएं कि वो रेस्ट पे ही रहे। रेस्ट पे रहने का मतलब है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए, वर्टिकल बैलेंस होगी। हॉरिजॉन्टल आप फ्रिक्शन से बैलेंस करेंगे, बॉडी मूव नहीं करेगी, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। अगर 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगेगी, दिस बॉडी विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग। 10 न्यूटन से ज्यादा पे दिस बॉडी विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग। ठीक है जी, देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप थोड़ा सा। अभी हमने जैसे फ्रिक्शन को अंडरस्टैंड किया है, हॉरिजॉन्टल के ऊपर कैसे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, अभी एंगल ऑफ रिपोज के लिए जब भी हमें जी की जरूरत होगी, तो नहीं मेंशन है तो हम 10 लेके काम चला लेते हैं ऐसे। बाकी आप स्कूल में देखिएगा क्या वैल्यू। तो आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, आपने देखा इसमें जो एंगल है वो धीरे धीरे करके हम बढ़ा रहे हैं। लेट दिस बी अल्फा, दिस बी बीटा एंड दिस बी थीटा। ठीक है, ये एंगल हमारे बढ़ रहे हैं। अब इधर हम
प्लेस करेंगे ब्लॉक, एक्चुअली अगर इधर हम ब्लॉक बनाते हैं, देखिए ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम रेज कर रहे हैं। अब हमें एक चीज पता है पहले से ही कि जो फोर्स लगती है यहाँ पे, जैसे वेट था वो नीचे की तरफ लग रहा था, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर वो पता किया था कि जो डाउन द प्लेन जब भी हम लेंगे इट विल बी mg sin अल्फा, और नॉर्मल टू द प्लेन mg cos अल्फा, डाउन द प्लेन mg साइन ऑफ एंगल जो भी यहाँ पर है, और इधर ऐसे mg cos बीटा, mg sin थीटा, mg cos थीटा। ध्यान दीजिए बेटा सब क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर ये नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, उसको हम यहाँ से बैलेंस करते हैं। दिस इज n1 यहाँ पे, इधर n2, इधर n3। अब देखिए ठीक है, ये रफ है इंक्लाइन प्लेन, दिस इज रफ, हम फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं तो रफ होना चाहिए तभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करें। ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट भी होता है जो स्कूल में करवाया जाता है। तो धीरे धीरे हम इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल बढ़ा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे रह रहा है। रेस्ट पे रह रहा है तो इसका मतलब इधर अगर mg sin अल्फा लग रहा है तो पीछे की तरफ कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा, बैलेंस हो रहा होगा ये, तो F1 विल बी इक्वल टू mg sin अल्फा, ब्लॉक एट रेस्ट। ब्लॉक अभी रेस्ट पे है, फ्रिक्शन हमारे पास आ चुका है, ठीक है, और नॉर्मल डायरेक्शन भी आ गया mg cos अल्फा। अपवर्ड फोर्स बैलेंस बाय ये वाली फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स, ऐसे। इधर भी अभी ब्लॉक रेस्ट पे है, अगेन F2 बैलेंस करके आता है mg sin बीटा, और नॉर्मल रिएक्शन आता है mg cos बीटा। ब्लॉक इज एट रेस्ट, at rest. Now in this case, now third case में हम ये लिखते हैं block is about to slip. Now at angle theta, block is about to slip. इसका मतलब ये होता है धीरे धीरे हम फ्रिक्शन बढ़ा रहे हैं। आप ये ध्यान रखिए F2 जो है that is greater than F1, और यहाँ पे if this is about to slip तो फ्रिक्शन जो है वो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया। Therefore F max बैलेंस किया हमने mg sin थीटा से। What is F maximum? It is mu n. Always remember limiting friction. और नॉर्मल डायरेक्शन क्या था? n3 करते हैं mg cos थीटा, mg sin थीटा, ठीक है जी। mg से mg कैंसिल, ये mg कैंसिल, तो म्यू आ गया साइन बाय cos tan। बेसिकली थीटा की वैल्यू ये आ गई tan इनवर्स म्यू, ये आ गया हमारा थीटा। यहाँ से हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन तैयार होती है कि इट इज द एंगल मेड, एंगल ऑफ रिपोज के लिए एंगल ऑफ रिपोज इज द एंगल मेड बाय इंक्लाइन विथ हॉरिजॉन्टल at which block placed on incline is just about to slip.
मतलब जस्ट स्लिप कर जाएगा ब्लॉक। अगर मैंने हल्का सा भी एंगल बढ़ाया तो अब ब्लॉक जो है वो इसके ऊपर इंक्लाइन प्लेन के ऊपर स्लिप करेगा, ठीक है, जस्ट अबाउट। तो इट इज दैट एंगल made by incline with horizontal at which the block placed on incline is just about to slip। क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन लगी गया, जल हल्का सा भी मैं ऊपर करूंगा इसको 1 डिग्री या उससे जस्ट कम, तो भी दिस ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग, क्योंकि ये वैल्यू चेंज हो जाएगी साइन थीटा की, बढ़ जाएगी। पीछे एफ मैक्सिमम तो फिक्स रहेगा, ये बढ़ जाएगी। तो ये इससे निकलता है। अगर म्यू दे रखा हो आपको तो ऐसे आप tan थीटा करके म्यू के इक्वेट करके आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये म्यू दे रखा होगा तो आपको tan थीटा पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये म्यू की वैल्यू दे दी 1/√3, एंगल ऑफ मतलब मैक्सिमम म्यू जो है वो है, मतलब म्यू की वैल्यू जो है वो 1/√3 है। तो बताइए व्हाट इज द एंगल ऑफ रिपोज। तो 1/√3 किस एंगल पे होती है? 30 डिग्री पे। tan 30 1/√3 होता है। 30 डिग्री इज द एंगल ऑफ रिपोज। मतलब अगर आपको ब्लॉक को मूव करना है तो एंगल 30 डिग्री से ज्यादा रखना है, तभी वो नीचे एक्सेलरेट करेगा। 30 से कम रखेंगे, 15 डिग्री रखेंगे तो एक्सेलरेट करेगा नीचे, अपने आप से नीचे नहीं जाएगा प्लेस। ठीक है बेटा, बताइए क्लियर हुआ एंगल ऑफ रिपोज आपको? आगे बढ़े इसमें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझने से पहले हम देखते हैं कांटेक्ट फोर्सेस कौन सी हैं। कांटेक्ट फोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय कांटेक्ट फोर्स? जो दो सरफेसेस के कांटेक्ट से जनरेट हो। दो टाइप की फोर्स होती है, एक होती है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन जो है इट एक्ट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगी। दूसरी फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, ये सरफेस के पैरेलल लगती है। इट एक्ट्स पैरेलल टू सरफेस, अगर सरफेस रफ है, ठीक है ना। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्रिक्शन। कांटेक्ट फोर्स क्या है? इट इज रिजल्टेंट ऑफ these two forces। अगर बाई चांस कोई सरफेस स्मूथ है तो कांटेक्ट सरफेस सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन, वरना इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज एंगल मेड बाय नेट कांटेक्ट फोर्स, तब ये रिजल्टेंट नेट कांटेक्ट फोर्स, इसको हम ऐसे लिखते हैं रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। इन दोनों का रिजल्टेंट जो होता है उसको बोलते हैं नेट कांटेक्ट विथ नॉर्मल रिएक्शन। ध्यान देते हैं इसके ऊपर, ठीक है जी। अगर आप ये बनाते हैं इसको, ठीक है, ये ऊपर की तरफ बना दिया आपने एक, और अगर एक फ्रिक्शन हमने पीछे बना दिया यहाँ पे, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये फ्रिक्शन, तो इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट है वो कहीं यहाँ से ऐसे एक्ट करेगा। रिजल्टेंट
ऐसे भी करेगा। ठीक है, तो अभी उन्होंने जो एंगल पूछा हुआ है वो एंगल ये है, दिस एंगल इज कॉल्ड फाई। मतलब मैं इसको यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूँ, ये फ्रिक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों का नेट जो है वो ये है। ठीक है, तो ये एंगल जो हम बात कर रहे हैं वो ये है, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज फ्रिक्शन, दिस इज आर, आर ले लीजिए इसको, नेट कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल मेड बाय नेट कांटेक्ट फोर्स, नेट कांटेक्ट फोर्स इज आर विद नॉर्मल रिएक्शन एन। ये हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। ठीक है, अब r का स्क्वायर इज n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास, और tan ऑफ फाई अगर मुझे लेना है तो ये आएगा f इधर से, ये है ना, ये ट्रायंगल कंप्लीट कर दूंगा तो ये f इधर आ गया, f बाय n परपेंडिकुलर बाय बेस बाय, अगर हमें पता करना हो कुछ। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, r की वैल्यू आ गई यहाँ से n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। क्लियर है? व्हाट इज maximum and minimum value of contact force in above case? ठीक है, अगर ऐसे दिया हुआ तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी कांटेक्ट फोर्स की, वो हम देख लेते हैं। अब as r is equal to n square plus f square for maximum value of r, f is maximum and f maximum क्या है, mu n, वो वैल्यू आएगी पहले। ठीक है, therefore r max is n square plus mu square n square, यहाँ से n बाहर आ गया, 1 प्लस n स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको अगर हम लेवल ग्राउंड पे देखते हैं, मतलब प्लेन ग्राउंड, ऑन लेवल ग्राउंड, लेवल ग्राउंड का मतलब है ऐसे, इस लेवल ग्राउंड पे आप नॉर्मल रिएक्शन जो रखेंगे वो mg रखेंगे, n इज इक्वल टू mg। यहाँ पे मैं n की वैल्यू mg रखूंगा ऑन इंक्लाइन प्लेन। अगर मुझे इंक्लाइन प्लेन पे पता करना हो, फिर मैं जो भी यहाँ पे एंगल है उस हिसाब से इसको रखेंगे, which is like this mg cos थीटा, और ऊपर n है, अगर मेरे पास ये बैलेंस कर रहा हूँ मैं तो n इक्वल टू mg cos थीटा। ठीक है, अगर लेवल ग्राउंड है तो n की वैल्यू mg, इंक्लाइन प्लेन है तो n की वैल्यू जैसे, therefore कांटेक्ट फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू इस केस में आ जाएगी mg रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और इस केस में आ जाएगी mg cos थीटा रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, अब मिनिमम के लिए क्या करेंगे, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ r,
और मुझे मिनिमम वैल्यू पता करनी है आर की वैल्यू है n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। तो if r is minimum, f is minimum। मिनिमम f क्या होता है? 0, मतलब लगेगा ही नहीं, स्मूथ सरफेस पे आएगा। therefore r min is n। ठीक है, n आ गया। लेवल ग्राउंड पे r min is mg। इंक्लाइन प्लेन पे r min is mg cos थीटा। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं। therefore on level ground, अगर मैं लेवल ग्राउंड की बात करूंगा तो मेरे पास r की वैल्यू जो है ना वैसे आएगी, लेस देन और इक्वल टू mg, लेस देन और इक्वल टू mg रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर ऑन इंक्लाइन प्लेन। आ जाएगा mg cos थीटा लेस देन और इक्वल टू mg cos थीटा रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, याद है ये वैल्यू, चेक कर लीजिए। ये देख लीजिए पीछे भी ऐसे हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन को लेके स्टार्ट किया था। एंगल ऑफ फ्रिक्शन पता किया, फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कांटेक्ट फोर्स की स्टार्ट की, कैसे पता करना है चेक कर लीजिए। देख लीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें न्यूमेरिकल देखते हैं जरा। block of mass m is placed on inclined plane having inclination theta। block is stationary। as inclined plane is rough। find net contact force acting on block। ये इस टाइप से गिवन है, देख लेते हैं। ठीक है, वैसे थीटा ऐसे है। नेट कांटेक्ट फोर्स देखनी है आपको, क्या करती है इस पे,
इसके लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mg जी 1 प्लस म्यू स्क्वायर mg sin थीटा। ठीक है, क्या ऑप्शन हो सकता है इसका? ऐसे क्वेश्चन को करते समय केयरफुल रहना चाहिए। क्या इस क्वेश्चन के अंदर कहीं म्यू का जिक्र है? म्यू दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ, मैं इसको यूज ऐसे नहीं कर सकता। देखिए इसको कैसे हमें सॉल्व करना है। जब हम इसको ड्रॉ करेंगे ठीक है, तो हम इसमें ये लगाते हैं ब्लॉक। क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट पे है तो इसका मतलब इसमें ये कंपोनेंट था एक mg cos थीटा नॉर्मल, और एक नीचे की तरफ था इसलिए mg sin थीटा। ये हमेशा ध्यान रखना है। mg हमेशा दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है, एक होता है mg cos थीटा विच इज नॉर्मल टू द प्लेन, और एक होता है mg sin थीटा विच इज डाउन द प्लेन। ये है नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर, और एक पीछे की तरफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा, वही तो रोकेगा इसको नीचे जाने से, ये तो नीचे चला जाएगा, ये ऐसे फ्रिक्शन रोकेगा। तो फ्रिक्शन रोकेगा तो ये सब रेस्ट पे है, स्टेशनरी रेस्ट। दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय mg sin थीटा। नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंस्ड बाय mg cos थीटा। ठीक है, अब आपको ध्यान है कांटेक्ट फोर्स हमने पीछे बात की थी, कैसे निकलती है वो? अरे कैंसिल कैसे हो गया? जो नॉर्मल फोर्स है वो ऐसे निकलेगी, n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। वही करते हैं, n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। तो ये करेंगे m स्क्वायर g स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अंडर दी r की वैल्यू आ जाती है mg। Here r is contact force, r is contact force। contact force है उन दोनों का नेट रिजल्टेंट, r का और सॉरी f का और n का, वैसे निकलता है n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। चेक कर लीजिए इसको। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ सिस्टम इज एट रेस्ट, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस। अभी देख लेते हैं पहले सिस्टम क्या रेस्ट पे कैसे बताया जा रहा है। ठीक है, ये देखते हैं। ये है m, ये नॉट है, तो ये सारा सिस्टम रेस्ट पे है। ठीक है, सिस्टम अगर रेस्ट पे है तो हमें क्या करना है? अभी हमें म्यू बताना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक वो इसके बीच में होगा, यहाँ पे इस सरफेस और इस ब्लॉक के बीच। तो अगर मैं इसको T1, इसको T2, इसको T3 ले लेता हूँ, देखते हैं कैसे बैलेंस करता है। तो सबसे पहले अगर हम इसको बनाते हैं m को,
ये वाले हैंग कर रहा है mg नीचे और टेंशन T2 ऊपर। तो हमें पता ही था कि T2 इज इक्वल टू क्या होता है mg। ये आ गया हमारे पास। फिर इसको बनाते हैं, इधर इस तरफ T1 जिधर थ्रेड लगा होता है उधर खींचता है। अगर एक ब्लॉक के राइट में लगा तो राइट में खींचेगा, इस ब्लॉक के ऊपर लगा है तो ऊपर खींचेगा। और ये नॉट होने की वजह से तीनों में टेंशन अलग अलग। इधर नॉर्मल डायरेक्शन, इसका वैसे हमें कुछ करना नहीं है। ये इसकी टेंडेंसी आगे जाने की है तो पीछे लगेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हम म्यू एन ले लेते हैं क्योंकि म्यू निकालना है तो मैक्सिमम लगेगा। T1 इज इक्वल टू म्यू एन। तो एन की वैल्यू mg के बराबर है यहाँ पे, mg आ गया T1। ठीक है, अब T2 भी आ गया, T1 भी आ गया। अब मुझे ये अरेंज करना है, इनको रिलेट कैसे करेंगे। तो इस नॉट के ऊपर हम देखेंगे थ्रेड कहाँ का है। एक थ्रेड लेफ्ट पे है, लेफ्ट पे खींचेगा। एक थ्रेड नीचे है, नीचे खींचेगा। एक थ्रेड इधर है इंक्लाइन पे तो ये T3 ऐसे खींचेगा। और ये एंगल इसका यहाँ से अगर हम लेंगे तो ये थीटा था, ये थीटा हो जाएगा वर्टिकल के साथ। ठीक है, चेक कर लीजिए इसको। अब नेक्स्ट उस पर देख लेते हैं इसको। ये T1, ये नीचे T2 और इस तरफ है T3। ये वर्टिकल के साथ एंगल है इसका थीटा। तो इसके कंपोनेंट करेंगे हम, इसके साथ भी एंगल होता है वो कॉस आ जाता है, दूसरी तरफ आएगा साइन। इसको बैलेंस करते हैं हम। T3 sin थीटा इक्वल टू T1, T3 cos थीटा इक्वल टू T2 डिवाइड T3 sin थीटा बाय T3 cos थीटा, T1 बाय T2। T1 T2 हमने पीछे यहाँ लिखे ही थे, म्यू mg और mg को डाल देते हैं। T1 आया था म्यू mg, ये आया था mg। T3 कैंसिल एंड थीटा, देयरफॉर म्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास एंड थीटा। ये है म्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा। ठीक है, बस बेटा आज इतना ही कर रहा हूँ मैं, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।